morning all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. So today we are going to see 1st of August current affairs which are relevant for your 70th BPSC prelims examinations. 70th BPSC prelims examination के लिए ये कुछ current affairs है जो बहुत ज़्यादा important हो सकते हैं. इसके कुछ topics हम लोग एक बार overall देख लेते हैं. स्कीम से related है, बिहार न्यूज़ है, कुछ नेशनल न्यूज़ है, कुछ इंटरनेशनल है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस टॉपिक है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो जो वेरी फर्स्ट न्यूज़ है वो एक स्कीम के बारे में है. स्कीम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण. इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है? न्यूज़ है सिंस 2016 बिहार गॉट ओवर 37 लाख प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण हाउसेस. मतलब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत कितने हाउसेस मिले? 37 लाख हाउसेस मिल चुके हैं बिहार को. उसमें से जो अराउंड 99% है हाउसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. तो इसमें यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो हाउसेस बने हैं वो बने हैं दरभंगा में. कहाँ बने? दरभंगा में. और सबसे कम जो हाउसेस बने हैं वो बने हैं शेखपुरा में. कहाँ बने हैं? शेखपुरा में. ये सारे हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं. तो क्वेश्चन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा घर कहाँ बने हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बने हैं? तो उसका आंसर होगा दरभंगा में. अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं. ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 2016 में. इसका मोटो क्या था? मोटो था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. ऑब्वियसली उस टाइम 2016 में टारगेट ये लिया गया था कि 2022 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब इसमें 60% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब बिहार के केस में बिहार गवर्नमेंट का है. इसमें जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं उसमें 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट देती है. और जो यूटीज़ होते हैं उसमें 100% शेयर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. तो ये ओवरऑल है, एक बार आप इसे देख लेंगे. सबसे ज़्यादा घर दरभंगा और सबसे कम शेखपुरा में बने. नेक्स्ट स्लाइड है श्रवणी मेला से रिलेटेड. ये श्रवणी मेला कब स्टार्ट होता है? ये होता है सावन का महीना. सावन का महीना कब? जुलाई और अगस्त में. इसमें क्या होता है? सुल्तानगंज से जो कावड़ियाज होते हैं वे पानी लेते हैं, जल लेते हैं और वे कहाँ पे जाते हैं? 105 किलोमीटर पैदल चलकर ये देवघर बाबा बैद्यनाथ के टेम्पल में जलाभिषेक करते हैं. मतलब सुल्तानगंज जो कि कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है. वहाँ से वाटर लेके, गंगा का होली वाटर लेके वे देवघर जाते हैं बाबा बैद्यनाथ टेम्पल. देवघर कहाँ पे? वो है झारखंड में. 105 किलोमीटर पैदल चल के. तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है क्योंकि वही वाला महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है. एक बार आप देख लो, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा गया है इसके बारे में. इसमें एक बार देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं. भागलपुर हमने देखा था, तो भागलपुर ये आपने मैप कर लिया. यहीं पे सुल्तानगंज एरिया है, वहाँ से हम लोग गंगा का वाटर लेते हैं और देवघर जाते हैं. ठीक है. अभी हमने दरभंगा के बारे में पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था? दरभंगा और शेखपुरा के बारे में पढ़ा था. तो इसमें आप लोकेट कर लेंगे कि शेखपुरा कहाँ है. शेखपुरा ये रहा. और दरभंगा भी आप देख लेंगे दरभंगा कहाँ पे, इसे आपको खुद लोकेट करना है. ठीक है. दरभंगा ये रहा. इसके ऊपर देखो मधुबनी है. दरभंगा का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ नहीं लग रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. अभी हमने कुछ मेला के बारे में पढ़ा. मेला कौन सा था? मेला था श्रवणी मेला. तो मेले से ही एक और कुछ और न्यूज़ भी आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है. मतलब उसे अगर स्टैटिक से लिंक करें तो कुछ और मेला के बारे में हम लोग को पढ़ लेना चाहिए. तो उसमें से जो पहला मेला है वो है सोनपुर मेला. वो है एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर. एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर वह ये सोनपुर में लगाया जाता है. सोनपुर कहाँ पे है? गंगा और गंडक का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, गंगा का रिवर और गंडक रिवर का जहाँ कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे सोनपुर लगता है. सोनपुर कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वो सारण डिस्ट्रिक्ट में है. तो सोनपुर मेला कहाँ लगेगा? सोनपुर में. पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष से आप ध्यान रखोगे गया में होगा. ठीक है. ये सब चीज़ें वहीं होती है, सबको पता है. थर्ड इज राजगीर महोत्सव, राजगीर. फोर्थ इज बिहुला बिश्री पूजा, ये याद रखोगे, ये भागलपुर. बिहुला भागलपुर, बिहुला भागलपुर. बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम, ये कहाँ पे? बक्सर में. सौराज सभा कहाँ पे? मधुबनी में. श्रवणी मेला अभी मैंने बताया देवघर में. कहाँ पे है देवघर? झारखंड में. वैशाली महोत्सव कहाँ पे? वैशाली में. काकोलट फेयर कहाँ? नवादा में. नवादा को आपको मैप करना है कहाँ पे? मलमास फेयर कहाँ पे? राजगीर में. फिर ये सबौर फेयर कहाँ पे? भागलपुर में. और लास्ट एक बार देखेंगे सहोदरा फेयर और थारू फेयर, ये कहाँ पे? नरकटियागंज. और नरकटियागंज कहाँ पे? नरकटियागंज है वेस्ट चंपारण में. कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में. और वेस्ट चंपारण में दो रिवर एंटर कर रही है बिहार में. एक तो कर रही है गंडक और दूसरी कौन कर रही है? दूसरी कर रही है बूढ़ी गंडक. और बूढ़ी गंडक ये है जो मुजफ्फरपुर से होते हुए निकलती है. गंडक कहाँ से एंटर करती है? मतलब ये कहाँ से आती है? ये आती है तिब्बत से.
कहाँ से आती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और बिहार में कहाँ से एंटर करती है, बिहार में एंटर करती है ये वेस्ट चंपारण से। और वेस्ट चंपारण में ही एक टाइगर रिजर्व है जो कि अकेला टाइगर रिजर्व है बिहार का। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, उस टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी हमने सोनपुर मेला के बारे में पढ़ा। सोनपुर मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सोनपुर का जो मेला है यह है एशिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। यहाँ पे जो पशुओं की खरीद और बिक्री होती है, इसे हाथी मेला भी कहते हैं और इसे हरिहर मेला भी कहते हैं। इसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था उस टाइम यह स्टार्ट हुआ था और उस टाइम यह हाजीपुर में होता था, जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब के कहने पे सोनपुर में शिफ्ट हो गया। और सोनपुर कहाँ पे है, सोनपुर है सारण डिस्ट्रिक्ट में। सोनपुर कहाँ पे है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। और सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है, गंडक और गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाईलाइट्स क्या है। लोकेशन सोनपुर मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा मतलब नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है उस टाइम एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर है। सोनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर एंड प्लेस। और ये कहाँ पे होता है, ये गंगा और गंडक रिवर के कॉन्फ्रेंस पे होता है। इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं और इसे हाथी मेला भी कहते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे स्टार्ट हुआ था जो कि हाजीपुर में हुआ था और फिर ये जाके औरंगजेब के कहने पे सोनपुर में शिफ्ट हो गया। तो ये सारी न्यूज़ एक बार आप इसको ऊपर से देख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। इसके बाद एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बिहार नेपाल बॉर्डर, तो इससे रिलेटेड एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये सारण है, यहीं पे सोनपुर है, यहीं पे इसके कॉन्फ्रेंस पे ही सोनपुर मेला को करा जाता है। ये देखो पटना से पास में ही है, इसकी आप लोकेशन एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है बिहार नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड। बिहार नेपाल बॉर्डर चर्चा में क्यों है, इसमें चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी को पकड़ा गया है एंटर करते हुए कुछ नेपाली भाइयों के साथ। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। पर न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि हम लोग को पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ नहीं जाना है, हमें एक बार देख लेना है कि इस बॉर्डर की सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है, ये 601 किलोमीटर का है, ठीक है। नेपाल की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 345 किलोमीटर। कितनी है, 345 किलोमीटर। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आएगा कि जो बिहार की वर्टिकल डिस्टेंस है वो उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ी है, मतलब जो नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है वो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा है। तो आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो सिर्फ 345 किलोमीटर है और हॉरिजॉन्टल है 483 किलोमीटर। अब देखेंगे नेपाल और बिहार के बॉर्डर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन है, किशनगंज है। किशनगंज का ही बॉर्डर किससे लगता है, वेस्ट बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की विच शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल एज वेल एज वेस्ट बंगाल। तो उसका आंसर होगा किशनगंज। और इसके रिलेटेड फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिम चंपारण सबसे वेस्ट साइड में है, पश्चिम चंपारण, यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल से लगते हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज पश्चिम चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण मतलब पूर्व चंपारण, फिर सीतामढ़ी। अब देखो शेवहर नहीं है, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। मतलब पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसको आप लाइन से याद करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट याद करेंगे, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप लाइन में लगाइए वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो बिहार के बारे में हमने देख लिया। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये मैंने आपको बता दिया था कि सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है। तो ये आप लोकेशन देख लेंगे। ये गंडक रिवर है, ये गंगा रिवर है, उसके कॉन्फ्रेंस पे गंडक रिवर वेस्ट चंपारण से गुजरी है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तिब्बत से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज HRMS पोर्टल। तो इसमें यह कहा गया है कि अब जितने भी बिहार में सरकारी कर्मचारी हैं, अब उनको अपने सीनियर के पास नहीं जाके उनको इस पोर्टल के तहत अगर उनको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, तो इस पोर्टल पे जाके आवेदन देना होगा। और अगर उनकी छुट्टी जो स्वीकार होती है तो उनको इसी पोर्टल के थ्रू ही छुट्टियां मिलेगी। और उनकी जो सैलरी होगी, अगर वो ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी भी इस पोर्टल के
थ्रू ही कैलकुलेट होकर उनकी सैलरी भी कट जाएगी। मतलब अब उन्हें अपने सीनियर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये एक तरीके से सुविधा वाला काम भी हो गया है। तो ये लागू कब से होगा? ये 1 सितंबर 2024 से होगा। तो अब बस आप इतना याद रख लो कि HRMS पोर्टल से मतलब क्या हुआ है कि 1 सितंबर 2024 से जितनी भी छुट्टियां हैं और जो सैलरी है वो HRMS पोर्टल के थ्रू ही कट के आएगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नेशनल न्यूज़ है। फर्स्ट नेशनल न्यूज़ क्या है? रॉयल बरियल माउंट्स। रॉयल बरियल माउंट्स रिलेटेड तो न्यूज़ क्या है, एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ है रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ असम नाउ ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हो गया। तो अभी तक कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे? तो अभी तक हमारे पास 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है प्लस वन कौन सा? ये वाला रॉयल बरियल माउंट ऐड हो गया। तो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा है? रॉयल बरियल माउंट। कहाँ पे है? वो है चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। ये 700 साल पुरानी जगह है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है हम लोगों के लिए। ये अहोम डायनेस्टी से रिलेट करती है। कौन सी डायनेस्टी से? अहोम डायनेस्टी से। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में एक और चीज देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंडर कल्चरल कैटेगरी। तो क्वेश्चन आएगा कि ये फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। तो आप हाँ करके आएंगे यस, और वो होगा नो, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है। ये कल्चरल कैटेगरी में है। मतलब आसाम में नेचुरल कैटेगरी में दो और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड सेकंड इज मानस नेशनल पार्क। ये चीज याद रखना है कि कल्चरल कैटेगरी में ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिर्फ कल्चरल में। अगर वैसे देखा जाए तो वहां पे और भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिहार में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नाम आपको लिखना है। तो इसके बारे में देख लिया हमने। यूनेस्को 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, अहोम किंगडम से रिलेटेड भी हमने पढ़ा कि अहोम डायनेस्टी का ये बरियल ग्राउंड था। मतलब यहाँ पे उनको बरी करा जाता था। तो यहाँ पे एक और इंसान को बरी करा गया था। उनका नाम था लचित बुरफुकान। क्या नाम था उनका? लचित बुरफुकान। एक बार इनको देख लेते हैं। लचित बुरफुकान। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इसी साल मार्च में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकी एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो कि 125 फुट की है, ब्रॉन्ज स्टैचू आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? आसाम की जोरहट डिस्ट्रिक्ट में इसको अनवील किया। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों इनकी जो स्टैचू इनको अनवील किया गया है? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रेव थे। और ये कौन थे? ये एक आर्मी कमांडर थे। किस डायनेस्टी में? अहोम डायनेस्टी में। और इन्होंने ही बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी थी। क्या लड़ी थी? बैटल ऑफ सरायघाट जो कि हुई थी 1671 में। किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। मुगल्स की आर्मी को लेड कौन कर रहा था? मुगल की आर्मी को लेड कर रहा था राजा रामजीवन। कौन कर रहा था? राजा रामजीवन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी। राजा रामजीवन मुगल आर्मी को लेड कर रहे थे और इसमें ये विजयी भी रहे थे। कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ सरायघाट। ये कौन थे? आर्मी का कमांडर थे अंडर अहोम किंगडम। अहोम किंगडम कब था? 1200 से लेके 1800 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में अनवील की गई है? ये जोरहट डिस्ट्रिक्ट में अनवील की गई है। और इसे बनाया किसने है? इसने बनाया है रामबंजी। इसे आप थोड़ा ऐसे करके याद रखेंगे, रामबंजी सुराट, ऐसे करके कुछ इनका नाम है। एक बार इसे आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पद्मा अवार्डी है। इन्होंने इस स्टैचू को बनाया जो कि ब्रॉन्ज स्टैचू है। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोरहट डिस्ट्रिक्ट में अनवील किया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंट था वो, लचित बुरफुकान के बारे में इंपॉर्टेंट था। ये दोनों को मैंने लिंक कर दिया है, अहोम किंगडम से रिलेटेड रॉयल बरियल माउंट और लचित बुरफुकान। तो अभी ये लिंक हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये भी नेशनल न्यूज है। ये किस चीज से रिलेटेड है? फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? तो व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स। फॉर एग्जांपल, इफ माय अर्निंग इज 25 रुपीज एंड आई स्पेंड 30 रुपीज। मतलब मैं 25 रुपये तो अर्न करता हूँ और 30 रुपये स्पेंड कर देता हूँ। तो उस केस में जो मेरी फिस्कल डेफिसिट होगी वो कितनी होगी? 5 रुपीज इन अ ईयर। मतलब मैं 5 रुपए के फिस्कल डेफिसिट में हूँ। मतलब हम लोग अर्न तो कम कर रहे हैं पर स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसमें से जो बोरोइंग्स है उसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को हटा के टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राइमरी डेफिसिट भी होता है एक, और एक बजट डेफिसिट भी होता है।
ये चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। अगर ये कोई स्टैटिक का पार्ट है तो मैं अभी पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड और कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट के बारे में एफआरबीएम एक्ट के बारे में एफआरबीएम एक्ट में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि हमें फिस्कल डेफिसिट मतलब जो हमारे खर्च हैं, जो हमारे हमें अपने फाइनेंसेस संभालने होते हैं ना, कि हम कम तो कमा रहे हैं और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो फाइनेंसेस संभालने चाहिए। तो एफआरबीएम एक्ट में टारगेट दिया गया है कि हमें इसे 4.5% कर देना है। कितना कर देना है? 4.5% ऑफ जीडीपी। कब तक कर लेना है? फाइनेंशियल ईयर 26 तक। फाइनेंशियल ईयर 26 तक। फाइनेंशियल ईयर 26 बोलूँ तो मैं मतलब 2025 से लेके 2026 के बीच में हमें इसको 4.5% कर लेना है। अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इस साल का, जो फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब 2023 से लेके 2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है 5.6%, जो कि हमने प्रोजेक्ट किया था 5.8% से कम है। मतलब हम लोग जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है नेक्स्ट ईयर का वो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि हम 5.8% तक जाएंगे, पर हम कितना लेकर आए हैं? 5.6%। मतलब हमारी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा अच्छी है। अभी नेक्स्ट ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए हमने टारगेट कितना रखा है? ये रखा है 5.1%। तो ये जितने भी डेटा है वो सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो है 5.1% तक हमें ले जाना है। अभी जो हमने अचीव किया वो है 5.6%। जो हमने इस साल का सोचा था कि 5.8% तक जाएंगे उससे ज़्यादा हमने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमें 4.5% करना है। कब तक करना है? वो करना है फाइनेंशियल ईयर 26 तक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही, तो एक बार उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024, फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज रीच्ड इट्स प्री पैंडेमिक लेवल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्री पैंडेमिक लेवल का भी अंदाजा होना चाहिए, जो कि अभी आपको नहीं पता है, पर इसका आंसर होगा नहीं, प्री पैंडेमिक लेवल तक ये रीच नहीं करा है। आगे मैं बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज करंट फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स आउट एट 6.2%, which is slightly higher than earlier projected estimate of 5.8%। तो ये वाली लाइन तो सही है कि प्रोजेक्टेड एस्टिमेट था 5.8%, पर हमने अचीव कितना किया? 5.6%। तो ये भाई 5.6% होगा, मतलब ये डेटा गलत है। हमने और अच्छा परफॉर्म किया है, ना कि बेकार परफॉर्म किया है, तो ये भी गलत हो गया, ये पॉइंट भी। थर्ड इज एज पर एफआरबीएम एक्ट द गवर्नमेंट प्लान्स टू अचीव फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.5%। बिल्कुल सही है, बाय 2029-2030। तो ये हो गया रॉन्ग, ये हमें करना है 2025 से लेके 2026 तक। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप ट्रेंड देख लो, 2013-14 के बाद हमने फिस्कल डेफिसिट को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया। कब तक किया? 2018-19 तक किया। फिर एकदम से 2019-20 से हमारा बढ़ने लग गया। 2020-21 में हाईएस्ट चला गया था 9.2% ऑफ जीडीपी। ये इतना ज़्यादा क्यों गया? क्योंकि इस टाइम कोविड चल रहा था, इसलिए। फिर 2021, 2022 फिर हमने फिर से कम करना स्टार्ट किया और फिर ये 5.6 हो गया, 5.6%। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा है। यहाँ पे 5.8 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये प्रोजेक्टेड था, पर हमने इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो 5.6 है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। एक बार ये आप ये भी देख लो, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा। फिस्कल डेफिसिट का भी यहाँ पे एक ट्रेंड दिया गया है कि 9.2 था, अब ये 5.6 पहुंच चुका है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज फिस्कल प्रूडेंस। और फिस्कल डेफिसिट आ चुका है, तो प्राइमरी डेफिसिट आ सकता है और रेवेन्यू डेफिसिट आ सकता है और बजट डेफिसिट आ सकता है। और पूछा ये भी जा सकता है कि फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है। तो फिस्कल प्रूडेंस इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन। मतलब जो हमारे घर के जो फाइनेंस है, मतलब जो पूरे देश के जो हम लोग फाइनेंस है, वो जो उसको बनाने की जो एबिलिटी होती है, उसको संभाल के रखने की जो एबिलिटी होती है, उसे ही फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है इंडिया टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट, टूरिस्ट वेलकम। तो यह है एक रिपोर्ट निकली है, किसने निकाली है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि यह जो रिपोर्ट है ट्राइबल्स गेट आउट, टूरिस्ट वेलकम, ये किसने निकाली है? तो ये निकाली है एक ग्रुप ने, न्यू दिल्ली बेस्ड ग्रुप है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, जिन्होंने इंटरनेशनल टाइगर्स डे पे यह रिपोर्ट निकाली। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब होता है? वो होता है 29 जुलाई को। यह रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? इसमें यह कहा गया है
कि जो भी हमारे शेड्यूल टाइप के जो भाई बहन हैं उनको उनकी जगह से, जो कि इंडिजिनियस पीपल है, वहीं के रहने वाले पीपल है, उनको उस जगह से डिस्प्लेस करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। और यह जो डिस्प्लेसमेंट रेट है ये 2021 के बाद बढ़ता ही जा रहा है, मतलब काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है। उनको हर जगह से निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। वही इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब इसमें टाइगर रिजर्व के बारे में है, तो जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम स्टैटिक पार्ट को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो टाइगर रिजर्व अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उतने बड़े टॉपिक को तो ऑब्वियसली हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, वो एक अलग सेपरेट क्लास में होगी। तो अभी जो जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के बारे में इसमें नाम लिया गया है, सिर्फ मैं उनकी लोकेशन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट आई है और उसमें जो जो नाम दिए हुए हैं कम से कम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंभलगढ़ से कुछ याद रख लोगे, राजस्थान। फिर है सेकंड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती मतलब मंदिरों से रिलेटेड। मंदिर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं? एमपी में, तो मध्य प्रदेश। फिर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर याद रखोगे, मिर्जापुर रानीपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। थर्ड इज रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ से भी आप याद रखो, कुछ राजा वाजा टाइप का कुछ फील हो रहा है, तो ये भी आप राजस्थान में डाल दो। फिर है श्रीवल्लीपुतुर मेघामलई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये साउथ का नाम नाम लग रहा है, श्रीवल्लीपुतुर मेघामलई टाइगर रिजर्व, तो इसको आप तमिलनाडु में रख लो। और नेक्स्ट इज ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसे भी आप राजस्थान में रखेंगे। तो याद हो गया, कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजस्थान में। दुर्गावती मध्य प्रदेश में। रानीपुर कहाँ पे? यूपी में। फिर रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में। श्रीवल्लीपुतुर मेघामलई कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ढोलपुर करौली ये है राजस्थान में। तो ये एक बार आप फिर से एक बार आप ऊपर से देख लो, यहाँ पे एसटी जो पीपल है, शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल है, उनको हटाने की बात करी गई है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऐसे कौन से दो स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं है, वो है पंजाब और हरियाणा। और यूटी की बात करें तो न्यू दिल्ली में भी नहीं है, पुडुचेरी में भी नहीं है, और चंडीगढ़ में भी नहीं है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में, नंबर वाइज। और अगर परसेंटेज वाइज कहें तो लक्षद्वीप में है और मिजोरम में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी हम टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये सारे टाइगर रिजर्व के बारे में तो दिया हुआ था इस कटआउट में, पर एक बार हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो आप 2 मिनट की वीडियो खोल के आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, ईजी है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 रिवर, गंडक रिवर और बूढ़ी गंडक एंटर करती है। गंडक कहाँ से? तिब्बत से करती है। तो वेस्ट चंपारण है, तो गंडक के साइड में है ये, गंडक के इस साइड में ये लाई करता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हम देख लेते हैं। और इसे कब नोटिफाई किया गया था? इसे 1992 में, अराउंड 1994 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। 1978 के आसपास इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था। अब इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एरिया कितना है? 898.45 किलोमीटर स्क्वायर। इट इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार, ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 और वाल्मीकि नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1990, मतलब इसे 1994 कर लो। 1994 के आसपास इसे एस्टेब्लिश कर दिया गया था। लोकेटेड एट इंडिया नेपाल बॉर्डर एट वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इंडिया नेपाल बॉर्डर से ये उसके आसपास ही ये लाई करता है। ये बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है? ये रॉयल चितवान नेशनल पार्क ऑफ नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है नॉर्थ में। रॉयल चितवान नेशनल पार्क ऑफ नेपाल कहाँ से लाई करता है? वो नॉर्थ करता है किसके? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के। और ये वेस्ट साइड में है, मतलब इसके वेस्ट साइड में गंडक रिवर है। वेस्ट साइड में गंडक रिवर है और नॉर्थ साइड में रॉयल चितवान नेशनल पार्क ऑफ नेपाल है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा फ्लोरा है इस टाइगर रिजर्व में, कौन कौन से फॉन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पर वो एक सेपरेट क्लास का टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स है, तो इसको करंट अफेयर्स की तरह ही हम लेके चलेंगे। इसके बारे में एक और कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग। क्या था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? तो यहाँ पे कितने टाइगर्स है? यहाँ पे टाइगर्स है कितने? 54 है। पहले यहाँ पे कितने थे? 2018 में यहाँ पे टाइगर्स थे 31, मतलब हमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। यहाँ पे 2018 में 31 थे और अब 54 टाइगर रिजर्व्स है। यहाँ 54 टाइगर्स है। यहाँ के कितने टाइगर्स की रखने की बात कही गई है? यहाँ पे 50 टाइगर रखने की बात करी गई है, मतलब 50 से ज्यादा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 54 हमने रख रखा है, इसलिए हमने एक और टाइगर रिजर्व के बारे में हम सोच रहे हैं, वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट की एक बार लोकेशन देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? भभुआ में। ठीक है, तो कैमूर में हम लोग ने सोचा है कि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए।
ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कैमूर के बारे में। अब कैमूर में कुछ हिली एरियाज है, मतलब कुछ प्लेट्यू वाला रीजन भी है, कुछ प्लेन रीजन भी है, तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें कौन सी रिवर्स है और कौन सी वाटरफॉल्स कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम कैमूर के बारे में ये देख लेते हैं कि हाईएस्ट ग्रीन कवर वाला एरिया है, हाईएस्ट ग्रीन कवर वाला एरिया है। सेकंड, इसमें फॉरेस्ट एरिया भी सबसे लार्जेस्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के, मतलब सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में उसमें सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर वाला जो एरिया है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है। कहाँ पे लाया करता है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए यहाँ पे अब एक टाइगर रिजर्व भी बनाने की बात करी जा रही है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से एक टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा। कब तक बन जाएगा? यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के एंड तक हम लोग यहाँ पे एक बना देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कैमूर के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो स्टैटिक का पार्ट है, करंट में जितना है अभी हम उतना ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार टू गेट सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये कब की न्यूज़ है? ये देखो 2023 में इसके बारे में बात चल रही थी। हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर का उसमें जिक्र था। तो एक बार एक क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें कब स्टार्ट हुई। तो प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और स्नो लिपर्ड 2009 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड आप याद करोगे। प्रोजेक्ट टाइगर देखोगे 1973 और 1973 से 20 साल बाद लगभग 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड है स्पाइक इन फ्राइट कॉस्ट। फ्राइट कॉस्ट में स्पाइक से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब फ्राइट क्या है? मतलब जो भी हमारा गुड्स होते हैं जो कि शिप्स के थ्रू इधर उधर जाते हैं उसे हम फ्राइट कह सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्राइट कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कि हाउतीज वाला केस चल रहा है, यूएसए का भी वहाँ पे ऑपरेशन चलता रहता है, इंडिया का भी ऑपरेशन चलता रहता है। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, मतलब उनका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बारे में बात हो रही है इस पूरे आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये 3 टॉपिक आपके बारे में आपको इस बारे में पता होना चाहिए शिप से रिलेटेड। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? अगर क्वेश्चन आ जाए कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये बहुत हमेशा न्यूज़ में रहता है, इससे आराम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम है कि अगर कोई शिप है वो आ रही है अपनी बेस पे, तो वहां पे अपना सारा सामान अनलोड, मतलब अपना सारा गुड्स अनलोड करने के बाद फिर से उस पर नए गुड्स को लोड करने के बाद जो ये पूरा टाइम लगता है, मतलब अनलोडिंग और लोडिंग करने में और लोडिंग करके निकलने में जो पूरा टाइम लग रहा है उसे कितना क्या कह रहे हैं? टर्न अराउंड टाइम है। और इंडिया का टर्न अराउंड टाइम आपको पता होना चाहिए कितना है? 2.1, ठीक है। कितना है? 2.1, जो कि 2014 के आसपास 4.1 था। मतलब 2.1 मतलब लगभग 2 दिन में हम लोग ये सारा काम कर लेते हैं। पहले इसको करने में हमें 4 दिन लगता था, ठीक है। अब है एक और टर्न अराउंड टाइम, एक चीज आपको पता चल गई, ठीक है। सेकंड चीज है व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 38। कितनी रैंक है? 38 रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 38, जो कि पहले कितनी थी? 54 थी। 54 कब थी? 2024 में। मतलब हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है। ये हम रिपोर्ट क्यों निकालते हैं? मतलब इससे यह देखा जाता है कि कौन से देश में लॉजिस्टिक्स में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपना कुछ सामान बना रही है, अब उस सामान को बेचने जाएगी तो उससे पहले जो उसको सामान को इधर से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना होगा, तो उसमें कितना खर्च आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है। ज़्यादा टाइम लगता है तो खर्च भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट करा जाता है ताकि उससे पता चल सके कि कितना अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट है कौन सी कंट्री में। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी उसी टाइप का इंडेक्स है जिसे कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। और इसके अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक सुधर चुकी है, जो कि 38 हो चुकी है, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना आता है? मतलब अगर जैसे हमने कुछ सामान बनाया, कुछ भी हमने गुड्स बनाया, फिर उसका कुछ परसेंट हम लोग को तो मतलब लाइक सामान इधर से उधर ले जाने में ही, फॉर एग्जांपल पोर्ट्स के पास ले जाने में, पोर्ट से शिप से उधर दूसरी कंट्री में ले जाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो पहले कितने हो जाते थे? पहले मतलब अभी कितने हो जाते हैं? 14 to 16% ऑफ जीडीपी, ठीक है। इतना पैसा हम लोगों का लॉजिस्टिक कॉस्ट में लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 10% से कम है। तो आंसर होगा कि नहीं भाई, 14 to 16% है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका है 8 to 10%। और हम लोगों ने कितना टारगेट लिया है? हम लोगों ने भी 8% का टारगेट लिया है कि हम लोग भी अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर देंगे। कम करने से फायदा ये होगा कि जो बिजनेस होंगे वो
उनको कम रुपए लगेंगे, मतलब उनको बहुत ही कम सस्ती चीज़ें वो अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट ही बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उनका सामान भी महंगा हो जाएगा, सामान महंगा होगा तो उतना ही उनको खर्च बैठेगा। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा तो सामान भी वो लोग सस्ता बेचेंगे तो ज़्यादा लोग भी अफोर्ड करेंगे, और ज़्यादा लोग अफोर्ड करेंगे तो उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या, टर्न अराउंड टाइम, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक की बात हो रही थी, मतलब कि फ्राइट कॉस्ट का जो में स्पाइक आ गया है, मतलब फ्राइट कॉस्ट बढ़ गया है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक मेजर पोर्ट को भी लिंक कर दिया है। तो मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियली इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आते हैं, किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। ठीक है, और इसमें 2200 के आसपास हमारे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है, ये किसके कंट्रोल में है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स कितने हैं, 12 के आसपास, और नॉन मेजर पोर्ट्स कितने हैं, 200 के आसपास। अब हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, तो उन सबके बारे में तो अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, पर इसमें हम 3 पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है मुंद्रा, एक है कांडला पोर्ट और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो एक है मुंद्रा, सेकंड इज कांडला और थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पोर्ट से इंडियन मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ के जो गुड्स होगा, जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर का जो भी गुड्स है, मतलब जो भी यहाँ से आदान प्रदान होगा, वो इन्हीं 3 पोर्ट से होने वाला है। ठीक है, तो 12 पोर्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से बन रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट, एक हो गया कांडला पोर्ट और थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विच इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिंक कर दिया आपका डोमेस्टिक इशू को इंटरनेशनल इशू से। ठीक है, तो ये इंडियन मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर भी क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है यूपी से रिलेटेड। यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ अब पास हो चुका है, बिल पेश हुआ था और वो पास हो गया है। इसमें बहुत रिग्रेस पनिशमेंट है, जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 20 साल की है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इसमें कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट। पहले क्या था, पहले यह था कि जो सिर्फ ब्लड रिलेशन में है वही फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन या बच्चे, वही फाइल कर सकते थे कंप्लेंट। पर अब क्या हो गया, अब हो गया कि कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट, और ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट ने अभी एंटी कन्वर्जन बिल ऐसे पेश किया है, तो उसमें आप यूपी डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है NCAER रिपोर्ट। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ये आपको बस थोड़ा रट लेना है कि NCAER रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो 7.5% के आसपास होगी, मतलब 7% से ऊपर होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूज़ में वो ज़्यादा नहीं है। सेबी ने एक सेवा चैटबॉट, तो क्वेश्चन आएगा कि सेवा क्या है, तो सेवा क्या है, सेवा एक चैटबॉट है जिसे किसने बनाया है, जिसे सेबी ने अभी बनाया है। किस चीज़ के लिए, मतलब एक वर्चुअल असिस्टेंट है ये, मतलब ये जो भी आपके जो प्रश्न हो वो उनका उत्तर देगा, वो सेबी लॉन्च्ड इन इट्स वर्चुअल असिस्टेंट। इसके बारे में कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। AI बेस्ड है ये। सेकंड इज स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच भी ये बात कर सकता है। ठीक है, सेबी के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। सेवा के बारे में पता चल गया, ये चैटबॉट है जिसे किसने बनाया, सेबी ने बनाया। सेबी के बारे में एक चीज जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। उस टाइम ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा कि सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 और यह एक उस टाइम स्टैट्यूटरी बॉडी थी, तो आंसर होगा नहीं। यह स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1992 में। इससे पहले एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, मतलब उसके बाद 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसे और पावर दे दी गई और इसे और ज़्यादा ऑटोनॉमस बना दिया गया। अब इसको बताना है आपको कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। सेबी का काम क्या है, इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी शेयर से रिलेटेड है, जो भी बॉन्ड से रिलेटेड है, उन सबको कौन रेगुलेट करा है, उन्हें उसे रेगुलेट करा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। ठीक है, सेबी कंट्रोल करा है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, तो आप लोग सोचेंगे कि न्यू दिल्ली तो पावर हाउस है ही, तो वहीं पे होगा, बट वहाँ पे नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, क्योंकि ये मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल। और इसके 4 और रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ पे, अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा याद रखोगे, सेवा एक चैटबॉट है जो किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये इजराइल से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है। अब इजराइल, हिजबुल्लाह, ये सब
कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में आता जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसके न्यूज़ में नहीं जाना है कि रोज़ क्या चल रहा है, आपको इसकी ये चीज़ पे नज़र नहीं रखनी है। आपको 2-3 चीज़ बस याद करनी है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हिजबुल्लाह का अगर रिलेशन पूछे कि हिजबुल्लाह कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तो हिजबुल्लाह बिलोंग करेगी लेबनान से। कहाँ से? लेबनान से। अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैच करने के लिए आ गया कि हिजबुल्लाह, आपसे बोल दिया गया हिजबुल्लाह ईरान से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे नहीं, हिजबुल्लाह लेबनान से बिलोंग करती है। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बैरूट, ठीक है। सेकंड, अगर आपसे पूछ ले हमास किससे बिलोंग करती है, तो हमास किससे करेगी? गाजा से। कहाँ से? गाजा से। और थर्ड आपसे पूछ ले कि हाउतीज किससे बिलोंग करता है, तो ये आपको याद रखना है यमन से। अब देखो भाई ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आप हिजबुल्लाह और हाउतीज में कंफ्यूज कर सकते हो, हमास में कंफ्यूज कर सकते हो। तो ये 3 सेपरेट ग्रुप है, ये तीनों ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और तीनों से ही रिसेंटली में इजराइल की झड़प हुई है और तीनों को ही मतलब इजराइल ने काफ़ी मजा चखाया है, ठीक है। इजराइल को एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो याद रहेगा हिजबुल्लाह लेबनान का है ऊपर, हमास गाजा यहाँ पे, और हाउतीज कहाँ पे? यमन से भी अभी इजराइल का पंगा हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाजा में कुछ अभी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये अभी देखो गाजा ऊपर है, ये गाजा सिटी, नीचे है यहाँ पे गाजा के अंदर ही नीचे है यहाँ पे खान यूनिस, और इधर है रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर किससे बॉर्डर बना रहा है? गाजा से और इजिप्ट से। इसी के थ्रू जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड ये सब जा रहा है, ठीक है। यहीं पे इजिप्ट ने इसे रफा बॉर्डर को क्लोज कर दिया था, क्योंकि यहीं से पैलेस्टीनियन जो है इलीगली एंटर कर रहे थे इजिप्ट में, इसलिए उसको क्लोज भी कर दिया गया था, ठीक है। वेस्ट बैंक का किससे बॉर्डर लग रहा है? ये लग रहा है डेड सी से। डेड सी एक सॉल्टी सी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि गाजा का डेड सी से बॉर्डर लगता है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। वेस्ट बैंक का क्या मेडिटेरेनियन सी है, बॉर्डर लग रहा है क्या? तो आंसर होगा नहीं। किसका लग रहा है? गाजा का लग रहा है और इजराइल का लग रहा है। वेस्ट बैंक का किससे लग रहा है? जॉर्डन से लग रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी आपको इस पर नजर रखनी है। एक और चीज़ याद रखनी है, ये है गोलन हाइट, जहाँ पे अभी अभी लेबनान से कहा गया कि लेबनान से मिसाइल्स आई और वो जाके मतलब हिजबुल्लाह ने मारी थी, वो जाके गोलन हाइट्स में बच्चे खेल रहे थे, उन पे जाके लग गई। तो गोलन हाइट्स की लोकेशन देख लेंगे। और गोलन हाइट्स किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? गोलन हाइट डिस्प्यूटेड है इजराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। इजराइल और सीरिया के बीच में। इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरिया का हिस्सा मानती है, ठीक है। इंडिया भी सीरिया का हिस्सा ही मानता है उसे, पर उसे इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ओवरऑल सारी पता होनी चाहिए, मैंने समझा दिया, ठीक है। इजराइल के बारे में वही चीज़ में सेम चीज़ ही है। यहाँ पे निजेव डेजर्ट है, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइफा पोर्ट है, यहाँ पे तेल अवीव है, इधर जेरूसलम है। अगर आपसे पूछे कि इजराइल का जो कैपिटल है, इजराइल का कैपिटल क्या है, तो आपको बोलना है तेल अवीव, जो कि यहाँ पे है। इजराइल अपना कैपिटल जेरूसलम बोलता है, बट इंडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन में विश्वास रखता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेडिटेरेनियन सी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अगर आपसे पूछे कि क्या इजराइल का बॉर्डर रेड सी से लगता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ लगता है। किसके थ्रू? गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये हो गया रेड सी, तो एक तरीके से रेड सी से भी इसका लग रहा है ना। ये हो गया बबल मंदेब स्टेट, ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। ये रहा यमन में कौन थे? हाउती स्टेट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं, वैगनर ग्रुप। अब देखो मैंने इसमें आपको क्या बताया, इसमें मैंने बताया आपको 3 चीज़ें रटने के लिए। एक तो हिजबुल्लाह के बारे में रटने के लिए, एक था हमास के बारे में, और एक हाउतीस के बारे में। तो वैसे ही वैगनर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रिगोजिन, इसका पूरा नाम था येवगेनी प्रिगोजिन, ये कौन है? तो ये वैगनर का चीफ था, जो कि अब नहीं रहा, मतलब अब इसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ? पुतिन के खिलाफ। इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है पर बता देता हूँ। ये पर्सनल शेफ था किसका? पुतिन का। और इन्होंने इवन खाना भी खिलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। यही पर्सनल शेफ बाद में जाके एक अपनी प्राइवेट आर्मी बनाता है। उसको स्पॉन्सर कौन करता है? ऑब्वियसली पुतिन स्पॉन्सर करते हैं। बाद में अभी जब यूक्रेन के खिलाफ जब युद्ध चल रहा था, तो वो रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ ही कू कर देता है। उसकी वजह से इसको बाद में मरवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिगोजिन इज नाउ डेड। प्रिगोजिन का रिलेशन किससे? वैगनर ग्रुप से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वैगनर ग्रुप ही पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशंस करती है। ये एक प्राइवेट आर्मी है, मतलब अनऑफिशियली ऑपरेशंस करती रहती है। जहाँ पे भी देख लो, अफ्रीका में भी देख लो, सीरिया में भी देख लो, तो इसके ऑपरेशन चलते रहते हैं। यूक्रेन में भी इसका ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है वेनेजुएला से रिलेटेड। तो देखो
बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में क्या होता है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते हैं कि प्रिगोजिन अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, वो कौन है, तो वैसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे वेनेजुला से रिलेटेड। अगर आपसे पूछ ले कि निकोलस मदुरो का संबंध किससे है, निकोलस मदुरो का संबंध किससे है, तो ये है प्रेसिडेंट के, ये है वेनेजुला के न्यू प्रेसिडेंट। इससे पहले भी यही प्रेसिडेंट थे, फिर से ये जीत चुके हैं। तो ये प्रेसिडेंट कब बने थे, 2013 में बने थे, ठीक है। यूएसए इनको पसंद नहीं करता, तो न्यूज़ कुछ और है, पर आपको पता होना चाहिए वेनेजुला के बारे में कि निकोलस, क्योंकि वेनेजुला एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ पे 18% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के 18% वेनेजुला में है। और इंडिया पहले वेनेजुला से ऑयल खरीदता था, बट अब नहीं खरीद पा रहे क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन की वजह से। पर हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, जो रिलायंस है, इंडिया की रिलायंस है, मुकेश अंबानी कंपनी, उन्होंने यूएसए से परमिशन ले लिया ताकि वो वेनेजुला से ऑयल निकाल पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। निकोलस मदुरो का संबंध किससे है, वो वेनेजुला से है और वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। वेनेजुला न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक मराकाइबो। क्या है, लेक मराकाइबो। अब इसके बारे में 2-3 चीज़ जान लो। ये एक ऑयल पोर्ट भी है, मतलब यहाँ से ऑयल का आदान प्रदान भी होता है। सेकंड चीज़, ये लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ, ठीक है। थर्ड इज ये लगून लेक है, एंड फोर्थ इज ये लार्जेस्ट लेक है पूरे साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो 4 चीज़ आपको याद रखनी है लेक मराकाइबो के बारे में कि एक ऑयल पोर्ट है, सेकंड इज लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ, थर्ड इज लगून लेक, फोर्थ इज लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। वेनेजुला में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है लानोस के बारे में। लानोस क्या है, लानोस एक ग्रासलैंड है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि लानोस ग्रासलैंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं वेनेजुला से। और लानोस से ही एक रिवर निकलती है, रिवर का नाम है ओरिनोको रिवर। तो क्वेश्चन आएगा ओरिनोको रिवर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो भी बिलोंग करता है वेनेजुला से। और ओरिनोको रिवर के ऊपर ही हाईएस्ट वाटरफॉल्स है। उन वाटरफॉल्स का नाम क्या है, उन वाटरफॉल का नाम है एंजल वाटरफॉल्स, ठीक है। तो ओरिनोको रिवर के ऊपर ही एंजल वाटरफॉल्स भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लानोस हो गया, ओरिनोको हो गया, ओरिनोको के ऊपर ही एंजल वाटरफॉल्स हो गए। लानोस क्या है, ग्रासलैंड है, किसके, वेनेजुला के। और वेनेजुला में लेक मराकाइबो है जो कि लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ है, और ये ऑयल पोर्ट भी है, लगून लेक भी है, और बिगेस्ट लेक भी है पूरे साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स देखो बहुत वास्ट होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रही हैं, क्योंकि जो भी आएगा आपके न्यूज़पेपर से ही आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए उसके हिसाब से जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो उस टाइम न्यूज़ में चल ही रहे होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ का संबंध किससे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसे याद करते जाओ, जिसको नहीं समझ में आया उस वीडियो को दोबारा देखोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार याद हो गई तो उससे बाहर नहीं आएगा। सेकेंड इज, इसी वेनेजुला को मैंने थोड़ा सा और जूम आउट कर दिया, तो आप देख लो इसकी लोकेशन देखो, ये कैरेबियन सी से इसका कनेक्शन है, ये है पनामा, इसका इससे कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा है वेनेजुला से, ये कोलंबिया से लिंक बना रहा है, वेनेजुला अलग है, ठीक है। वेनेजुला का संबंध कैरेबियन सी से है, और ये साउथ अमेरिका में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बॉर्डर बना रहा है ब्राज़ील के साथ, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री है जो ब्राज़ील से बॉर्डर नहीं लगाती है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, पर वेनेजुला तो लगाती है, ठीक है। और लेक मराकाइबो ये रहा, यहीं से ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। फिर इस्माइल हानिये, ठीक है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये गए थे ईरान में, ईरान के जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और इनको इसराइल ने ख़त्म कर दिया, मतलब मिसाइल से इनको उड़ा दिया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस्माइल हानिये का संबंध किससे है, तो ये अभी मैंने आपको बताया था ना, गाज़ा में हमास है, हमास के जो चीफ थे वो कौन थे, इस्माइल हानिये। और इसको अमेरिका भी और इजराइल भी आतंकवादी मानता है, इंडिया आतंकवादी नहीं मानता था, बट अब ये नहीं रहे, इनके बच्चों को भी मार दिया था कुछ दिन पहले, और अब इनको भी मार दिया गया है, ठीक है। तो इस्माइल हानिया का संबंध किससे है, वो हमास के चीफ रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की फोटो है, ये थे यहाँ पे इस्माइल हानिया यहाँ पे खड़े हैं, कुछ दिन पहले की है, अराउंड कल या परसों की ये फोटो है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, ठीक है,
प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन का संबंध किससे है? इनका संबंध है, ये है ईरान के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, ठीक है। वहाँ पे ईरान में थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम है, वहाँ पे एक सुप्रीम लीडर होता है जो कि खुमैनी है, खुमैनी के नीचे होते हैं प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन, और इनको मॉडरेट लीडर माना जाता है, पर वहाँ का मॉडरेट भी बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, अभी देखो इस वाले स्लाइड्स में बहुत सारे नाम है, जो चीज़ आपको मतलब आपको फैक्ट्स के तौर पे याद होनी चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन कौन है? वो है ईरान के प्रेसिडेंट, और इससे पहले कौन थे? इब्राहिम रईसी थे, और ये मारे जा चुके हैं अमीर अब्दुल्लायान, ठीक है। अमीर अब्दुल्लायान ये कौन थे? ये थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ठीक है। ये भी मर चुके हैं इब्राहिम रईसी के साथ ही, ये भी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और ये अब नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन किसके बारे में। एक तो इस्माइल हानिया के बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले हमें वेनेजुला के प्रेसिडेंट के बारे में देखा, निकोलस मदुरो के बारे में जो कि दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, फिर मसूद पेजेश्किन के बारे में जो कि ईरान के न्यू प्रेसिडेंट है, और उससे पहले कौन थे? इब्राहिम रईसी थे, और फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? अमीर अब्दुल्लायान थे, ठीक है। और खुमैनी ये कौन है? ये कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, चाबहार पोर्ट। ईरान से रिलेटेड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, चाबहार पोर्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? उसको डेवलप कर रहा है चाइना। चाबहार पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया। आगे बढ़ते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। ईरान से रिलेटेड दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। ये इस्फाहान की सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस्फाहान का रिलेशन किससे है? ईरान से है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, ईरान में दो तीन चीज है, ठीक है। एक याद कर लो, दो माउंटेन्स है, एक है एल्बुर्ज माउंटेन, एक है जैग्रोज माउंटेन, ठीक है। एल्बुर्ज माउंटेन और जैग्रोज माउंटेन के संबंध किससे है? ईरान से है। उसमें एक और दो डेजर्ट है, दस्ते कबीर और दस्तेलुट डेजर्ट, ठीक है। इसका भी कनेक्शन किससे है? ईरान से, ठीक है। तो दस्ते कबीर और दस्तेलुट कहाँ पे? ईरान। और एल्बुर्ज माउंटेन और जैग्रोज माउंटेन ईरान, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन। ब्रेन इन्फेक्शन के बारे में, ये कौन से अमीबा की वजह से होता है? वो अमीबा का नाम याद कर लो, नेगलेरिया फाउलरी, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स में पाया जाता है। अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान नहाने गया तो नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद ये ब्रेन ईटिंग में अमीबा है, मतलब ये ब्रेन को धीरे धीरे करके खत्म करना स्टार्ट कर देता है, और इससे बच्चे की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है। तो अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन ईटिंग अमीबा, नेगलेरिया फाउलरी, बस आपको इतना याद करना है, नेगलेरिया फाउलरी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। निपा वायरस, ये एक जूनोटिक वायरस है। इसका केस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, केरला में मिल चुका था। एक बच्चे को हो गया था, वो डेथ हो चुकी है उसकी। फर्स्ट अपीयर कहाँ पे होता है? मलेशिया और सिंगापुर में 98-99 में, ठीक है। और ये जो वायरस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक आरएनए वायरस है, और इसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसके निपा वायरस के लिए भी नहीं है, और अमीबिक ब्रेन इन्फेक्शन के लिए भी नहीं है, जो कि नेगलेरिया फाउलरी अमीबा की वजह से होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ भी हमने कवर कर ली। अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में दो नाम बहुत चर्चा में, एक है मनु बकेर और सौरभजीत सिंह। मनु बकेर के बारे में जान लेते हैं। मनु बकेर गोरिया विलेज झज्जर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, और यह एक ऐसी महिला है जिन्होंने मल्टीपल मेडलिस्ट बन चुकी है। मतलब इन्होंने एक ही ओलंपिक में दो मेडल ले लिए, और ये दोनों इन्होंने ब्रॉन्ज लिए हैं। ये फर्स्ट वुमेन शूटर फ्रॉम इंडिया है। वुमेन शूटर में ये फर्स्ट है, पर इंडिया के एक बहुत फेमस शूटर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल गोल्ड विनर रहे हैं ओलंपिक में, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी तक दो ही इंडिविजुअल गोल्ड विनर रहे हैं, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा ओलंपिक के, ठीक है। ये यंगेस्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप 2018, और ये वॉन इन्होंने किसमें किया? 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसके साथ? सौरभजीत सिंह के साथ। सौरभजीत सिंह भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो इन दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एक बार इन्होंने अकेले भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कल रात की टैली है, मतलब ये आज की टैली है एक तरीके से, मतलब अभी ये अपडेट होगी। अभी जापान के देख लो कितने सारे मेडल्स है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लो, इंडिया के भी 2 मेडल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक के बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुए थे कब? 1896 में। 1896 में कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस कहाँ पे? ग्रीस में। यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। अभी इंडिया के जो कंटिंजेंट गया ओलंपिक्स में, कौन सा ओलंपिक्स में गया? वो गया पेरिस ओलंपिक्स में। कितने गए? 117 स्पोर्ट्समैन की टीम गई है, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन की टीम गई है। कितनी? 117 कंटिंजेंट, और ये सेकंड बिगेस्ट कंटिंजेंट है आफ्टर
टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे बड़ा कंटिजेंट क्या था, वो आई थिंक 122% का था और ये 117 लोग गए हैं इसमें, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बीजिंग, एक और चीज़ जान लो, बीजिंग एक ऐसी जगह है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब चाइना के अंदर लाई करती है, चाइना में है, ठीक है, बीजिंग, जहाँ पे 2 ओलंपिक्स हो चुके हैं। कौन कौन से? समर ओलंपिक्स भी हुए थे और विंटर ओलंपिक्स भी हो चुके हैं। तो एक बीजिंग ही ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और चीज़ जान लेते हैं, अभी करंट जो भी चल रहा है, ये समर ओलंपिक्स चल रहा है पेरिस का। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, तो उसका आंसर होगा लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 में, मतलब 4 साल बाद होता है। ये जो 2026 वाला है, ये विंटर ओलंपिक्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, तो वो आप डालेंगे इटली में, मिलान एंड कॉर्टिना एम्पेजो में, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन पूछे कि नेक्स्ट समर ओलंपिक्स, तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में। 2030 में फ्रेंच एल्प्स में होगा और 2032 में ऑस्ट्रेलिया। ये होगा समर ओलंपिक्स, फिर यहाँ पे समर ओलंपिक्स, फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा समर ओलंपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? मिलान में होगा, और उससे नेक्स्ट कहाँ पे होगा? फ्रेंच एल्प्स में होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इंडिया के बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक एक बार देख लेते हैं। सेंट, ये नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारे पूरे टॉपिक की। लंबी वीडियो हो गई, बहुत पावर पैक्ड वीडियो है ये, क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रखी थी, तो सारी चीज़ें जाननी जरूरी थी, ठीक है। सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? ये गाजा में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे डेंजर कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रहा है, ये खत्म हो सकता है, ठीक है। तो सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है? गाजा से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और MLC सुनील सिंह, जिसे हटा दिया गया है, इन्हें मतलब MLC थे ये बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब इन्हें एथिक्स कमेटी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभद्र व्यवहार किया था। किसके खिलाफ? इन्होंने CM नीतीश कुमार के खिलाफ MLC सुनील सिंह ने अभद्र व्यवहार किया था, तो इनको अब बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो मैं इतनी रखना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ज्ञान है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। ये सारी वीडियो अगर आपको टफ लगती है तो आप उसको दोबारा देख लो, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से इन्हीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इन्हीं से उठा लिया जाएगा कि ये जो पर्सन है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है, या ये जो ग्रुप है ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ मैंने टॉपिक्स उठाए जो मैंने करंट से उठाए और उसको स्टैटिक से भी लिंक किया है, ताकि आप उसको समझ सकें कि अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि स्टैटिक से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि स्टैटिक में तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो आपको करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसे लिंक करके चलना पड़ेगा। यही एनालिसिस मेरी बताती है BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।